सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन। शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ मैं, क्रोमेटोग्राफी किसके काम में आती है? सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पृथक्करण और पहचान करने के काम में। तो आज हम पढ़ रहे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC क्रोमेटोग्राफी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TLC। T मतलब थिन, L मतलब लेयर और C मतलब क्रोमेटोग्राफी। इसको TLC भी कहा जाता है। किस काम में आती है? तो अभी हमने कहा कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित जो कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट यानी घटक जो रहते हैं, उनको पहचान और पृथक्करण के काम में आती है। तो आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के काम में आती है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो हम क्या कह सकते हैं किसके ऊपर बेस्ड है? तो दो प्रकार की क्रोमेटोग्राफी हम बार बार पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक तो डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, और एक और कौन सी पढ़ते हैं हम लोग? एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी पतली परत क्रोमेटोग्राफी, ये वितरण और अधिशोषण सिद्धांत के ऊपर आधारित है, यानी दोनों के ऊपर आधारित है। तो दिस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और एडसॉर्प्शन थ्योरी। कह सकते हैं किसके ऊपर बेस्ड है? डिस्ट्रीब्यूशन और एडसॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बात करी थी? तो 1958 में ए स्टेहल, किसने बात करी थी? ए स्टेहल, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। उन्होंने सबसे पहले इसकी थ्योरी दी थी। ए स्टेहल, STAHL, स्टेहल ने इसके बारे में बताया था। अब हम इसके सिद्धांत की तरफ चलते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत यानी इसकी थ्योरी। अब इस थ्योरी के लिए जो बेसिक एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सामान्य तो जो उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उन उपकरणों को मैं आपको भी दिखाता हूं कि हमें किस किस की जरूरत लगेगी। मैं आपको भी एक मिनट में बताता हूं। यदि हम सिद्धांत की तरफ चले, क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत की तरफ, तो इसमें सिद्धांत में सबसे पहले लिखा जाता है कि इसमें एक कांच की या प्लास्टिक की प्लेट ली जाती है। तो इस आकार की एक प्लेट लेते हैं। कितना आकार? लगभग इसका लेंथ देखें, लंबाई कितनी है इसकी? लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? मुश्किल से 4 से 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसके सिद्धांत की बात करें तो इसमें सिद्धांत में थ्योरी में लिखते हैं कि इसमें कांच की एक प्लेट ली जाती है। उस कांच की प्लेट का आकार लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है? तो उसकी लेंथ की बात होती है यहाँ पर कि कांच की प्लेट इसके अंदर ली जाती है। ये जो कांच की प्लेट ली जाती है, इस कांच की प्लेट के ऊपर, सिद्धांत बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस कांच की प्लेट के ऊपर सिलिका जेल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिलिका जेल। और नीचे ब्रैकेट में लिखा, देखो आप, क्या लिखा हुआ है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लिखा हुआ है। तो किसके लिए काम में आता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। जनरली जो सिलिका जेल होता है ये व्हाइट कलर का होता है। तो हम लिखेंगे कि हमने क्या लिया? एक कांच की प्लेट ली जिसका आकार क्या था? 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा। इस पर लिया जाता है सिलिका जेल। क्या लिया जाता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल पाउडर लेते हैं जो जनरली ऐसा व्हाइट कलर का पाउडर होता है। क्लियर है? तो सिलिका जेल का पाउडर लेते हैं और इस सिलिका जेल के पाउडर को हम लोग क्या करते हैं? वाटर के अंदर इस तरीके से डिसॉल्व कर देते हैं। पानी के अंदर हमने क्या कर दिया? इसको घोल दिया। थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है? पानी के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया। तो पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करके फिर जो कांच की प्लेट थी, उस कांच की प्लेट के ऊपर हम इसको इस तरीके से रखते हैं और इसको फैला करके और ये प्लेट तैयार कर लेते हैं। ठीक है? इस प्लेट को, ये जो कांच की परत बनी है, इसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? इसको क्या करते हैं? अभी तो आपको गिली दिखाई दे रही है। इसको क्या करेंगे? ड्राई कर लेंगे, ओवन में रखकर सुखा लेते हैं। सूखने के बाद में फिर हमें जिस भी कंपोनेंट को सेपरेट करना होगा, ठीक है, जिस भी मिक्सचर में जो घटक है उन कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ सबसे नीचे के पॉइंट में उस कंपोनेंट को रख दिया जाता है, उसकी ड्रॉप लगा दी जाती है
और फिर इसको एक क्रोमेटोग्राफी जार, जो मैंने आपको कल बताया था, इस जार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी जार। इस क्रोमेटोग्राफी जार में इसको इस तरीके से रख दिया जाता है, जैसे प्लेट रखी हुई ना ऐसे रख दिया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है यानी विलायक, वो सॉल्वेंट क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करता है तो उसके साथ साथ में जो सॉल्यूट होता है वो पार्टिकल भी उसके साथ में चलने लग जाते हैं। इस तरीके से उस मिक्सचर में या मिश्रण में उपस्थित जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग कर लेते हैं। ये क्या हुई हमारी थ्योरी हुई। अब इस थ्योरी में हम बात करते हैं कि इसकी आरएफ वैल्यू की। कल भी बात हुई थी आरएफ वैल्यू की। अब आरएफ वैल्यू क्या है, हमने कहा था रिटेंशन फैक्टर। अब यहां पर क्या हुई, सबसे पहली बात करते हैं, हिंदी में लिखो इसका सूत्र, फिर इंग्लिश में बात करते हैं। घटक द्वारा चली गई दूरी उसके अपॉन में विलायक द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, और उसके अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। इस तरीके से हम इसका आरएफ वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इसकी टीएलसी की थ्योरी होगी, सिद्धांत होगा, बड़ा सरल सा सिद्धांत है। अब जो हमने भी सिद्धांत में पढ़ा है, कि जो थ्योरी में पढ़ा है, उसी को हम अब एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो अब लिखेंगे यहां पर प्रैक्टिकल विधि। अगली हेडिंग आएगी इसमें प्रैक्टिकल मेथड, हिंदी में लिखो तो प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि सबसे पहला हेडिंग है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेटोप्लेट। हिंदी में लिखो क्रोमेटोप्लेट को तैयार करना। क्रोमेटोप्लेट को तैयार करना। अब क्रोमेटोप्लेट क्या है इसके अंदर, तो अभी हमने क्या कहा, क्रोमेटोप्लेट क्या होती है, जो मैंने भी आपको कहा कि इसमें एक ग्लास की एक प्लेट होती है, जो लिखना है ना, जो थ्योरी के अंदर लिखा था वो इसमें आ जाएगा। इसके अंदर क्या होती है, ग्लास की एक प्लेट होती है। इसमें जब हम लिखेंगे तो लैंग्वेज के फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि इसमें ग्लास की एक क्या होती है, प्लेट होती है। ठीक है, कांच की एक प्लेट होती है, उस कांच की प्लेट की लंबाई क्या रहेगी, हम लिख देंगे, हाँ, 15 से 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी रहती है। क्लियर है। इस प्लेट को तैयार करने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्लेट को रेडी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिलिका जेल का प्रयोग करेंगे। और सिलिका जेल का प्रयोग करके इस प्लेट को तैयार करके इस प्लेट को ओवन में रखकर लगभग 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्रोमेटोप्लेट तैयार होगी। मतलब हमारी जो प्लेट ये मैंने आपको दिखाई है, ये प्लेट क्या हो जाएगी, सूखने के बाद में रेडी हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अगली हेडिंग, क्रोमेटोप्लेट पर, सेकंड हेडिंग है क्रोमेटोप्लेट पर नमूने का प्रयोग। नमूने का प्रयोग इंग्लिश में लिखेंगे अप्लाइंग ऑफ सैंपल टू द क्रोमेटोप्लेट। क्रोमेटोप्लेट पर नमूने का प्रयोग, अप्लाइंग सैंपल ऑन क्रोमेटोप्लेट। अब हमें क्या करना है, किसी सैंपल में उनके कंपोनेंट्स या घटकों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे कि उस कंपोनेंट का, हमने क्या कहा था कि उस कंपोनेंट का कुछ मिक्सचर लेते हैं और उसको कैपिलरी ट्यूब में लेकर नीचे से खाली 2 सेंटीमीटर का एरिया छोड़कर उस पर हम क्या करते हैं, ड्रॉप लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जो क्रोमेटोप्लेट है, उस क्रोमेटोप्लेट पर
क्या करना है, जो सैंपल है या मिक्सचर है उसका आपको क्या लगाना है, ड्रॉप लगा देनी, उसकी एक बूंद रख देनी। तो इसमें हिंदी में लिख सकते हैं हम कि नमूने की जो ड्रॉप होती है, सैंपल की जो ड्रॉप होती है, उसको क्रोमेटोप्लेट पर लगाया जाता है। तो अप्लाइंग द सैंपल ऑन क्रोमेटोप्लेट बाय कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोप्लेट पर नमूना या सैंपल रख देते हैं, जिसको हमें सेपरेट करना होता है। थर्ड प्रोसेस आएगी इसमें, क्रोमेटोप्लेट को विकसित करना। क्रोमेटोप्लेट को विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटो या डेवलपिंग ऑफ क्रोमेटोप्लेट, डेवलपिंग ऑफ क्रोमेटोप्लेट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में क्रोमेटोप्लेट तैयार होगी उसको क्या रखेंगे, किसी जार के अंदर। तो आप यहां लिखना कि क्रोमेटोप्लेट को या तैयार क्रोमेटोप्लेट को क्रोमेटोग्राफी जार के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब जिस तरीके से हम कहेंगे क्रोमेटोप्लेट आपकी तैयार हो गई, इसको आप क्या कर दोगे, जार के अंदर इस तरीके से रख दो। ठीक है, तो तैयार क्रोमेटोप्लेट को क्रोमेटोग्राफी जार के अंदर रखाया जाता है। डेवलप्ड क्रोमेटोप्लेट प्लेस्ड ऑन क्रोमेटोग्राफी जार, इसमें रख दिया हमने क्रोमेटोग्राफी जार में। अब क्रोमेटोग्राफी जार में रख दिया तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। तो असेंडिंग हुआ कि डिसेंडिंग हुआ, असेंडिंग हुआ, अवरोही जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सॉल्वेंट होता है, लिखना आगे इसके अंदर, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, विलायक क्रोमेटोग्राफी प्लेट में ऊपर से नीचे की तरफ चलने लगता है। विलायक क्रोमेटोग्राफी प्लेट में ऊपर से नीचे की तरफ चलने लगता है। सॉल्वेंट मूव ऑन असेंडिंग ऑर्डर बाय क्रोमेटोग्राफी प्लेट, या क्रोमेटोप्लेट भी बोल सकते हैं, जिसके साथ साथ घटक भी ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऑन मूविंग सॉल्वेंट the component is also move on the help of solvent। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब वो विलेय या जो कंपोनेंट या घटक वो भी कहां गए, ऊपर की तरफ आ गए। अब क्या करेंगे, उस प्लेट को वहां से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अगली जो प्रोसेस आएगी, फोर्थ प्रोसेस, डेवलपिंग। हिंदी में इसका थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, चक्षुकरण, चक्षुकरण बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में डेवलपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्रोमेटोग्राफी प्लेट है उसको हमने क्या कर दिया, क्रोमेटोग्राफी जार से बाहर निकाल दिया। निकाल कर जब हम उसको ड्राई करते हैं तो हमें अलग अलग स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें आप लिख लेना कि क्रोमेटोग्राफी प्लेट में अलग अलग रंग के रंगीन धब्बे बन जाते हैं, रंगीन धब्बे बन जाते हैं, जो अलग अलग दूरी पर प्राप्त होते हैं, अलग अलग दूरी पर प्राप्त होते हैं। सेपरेटिंग एलिमेंट on chromatography plate, separating element on chromatography plate by different type of colored spots,
डिफरेंट टाइप या डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉट्स। आगे लिखना, इसकी गणना RF वैल्यू से कर सकते हैं। इट्स कैलकुलेट बाय RF वैल्यू। RF वैल्यू, अब RF वैल्यू में क्या होगा, तो उसकी बेसिक लाइन से हमने कहा था कि हमारे पास जो प्लेट है, हमने यहाँ पे नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ के कुछ ड्रॉप रखी थी, तो इस बेसिक लाइन से सॉल्वेंट कितना चला और इस बेसिक लाइन से वो सॉल्यूट कितने चले, मतलब वो यहाँ से कितनी दूरी पर आए, 2 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर, जितने पे भी हैं, तो उसको हमें क्या करना, उसकी दूरी नोट करना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिख लो RA बराबर आधार रेखा से अवयव द्वारा चली गई दूरी, अवयव द्वारा चली गई दूरी, और उसके अपोन में आ जाएगा आधार रेखा से विलायक द्वारा चली गई दूरी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ऑन बेसिक लाइन, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट ऑन बेसिक लाइन। क्या हो सकता है RF वैल्यू, सपोज हम कहें कि ये हमारा x सेंटीमीटर है और ये नीचे हमारा क्या हो गया y सेंटीमीटर, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, RF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास जो कांच की प्लेट है, इसको एक सैंपल बना के समझ जाए। जैसे हमारे पास कांच की प्लेट, हमने कहा कि हमारी बेसिक लाइन जो थी वो इस तरीके से उस प्लेट से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर थी। यहां पर हमने कोई स्पॉट्स लगा दिया जिसमें हमने कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट करना। हमने कहा कि हमारा कोई A कंपोनेंट यहां पर आकर रुक गया, B कंपोनेंट यहां पर आकर रुक गया और C कंपोनेंट यहां पर आकर रुक गया। ऐसे उस मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट थे, हमने A, B और C मान लिया। क्लियर। अब हमने कहा कि ये यहां पर कंपोनेंट A, ये कंपोनेंट B और ये कंपोनेंट C, इस बेसिक लाइन से, और सॉल्वेंट कहां तक आया, सपोज हमने कहा सॉल्वेंट यहां तक आ गया, तो इस बेसिक लाइन से सॉल्वेंट ने कितनी दूरी तय करी, तो सपोज हमने कहा यहां से यहां तक की हमारी डिस्टेंस हमने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर सपोज। क्लियर है, तो यहां क्या आ जाएगा, विलायक द्वारा तय की गई दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम कह रहे कंपोनेंट A ने सपोज 3 सेंटीमीटर दूरी तय करी, तो हम क्या लिख देंगे, RF वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, कंपोनेंट A की निकाल रहे हैं, तो आप क्या लिख दोगे 3 सेंटीमीटर। जब RF वैल्यू आप B की निकालोगे, तो सपोज मैंने कह दिया कि यहां से यहां तक की दूरी हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख दोगे, B के लिए 5 सेंटीमीटर, उसके अपोन में 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी सपोज हमने कहा 8 सेंटीमीटर, सपोज बोल रहा हूं, तो क्या होगा, C इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि RF वैल्यू कंपोनेंट A, B और C तीनों की निकाल सकते हैं। क्लियर है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी पतली परत क्रोमेटोग्राफी। वैसे इसको हम प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में करके भी देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके कि आखिरकार इसके अंदर कंपोनेंट को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगली क्रोमेटोग्राफी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।